हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम फिफ्थ पॉलिटी का टेस्ट करेंगे। ठीक है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हमने इन्वायरमेंट की भी क्लास स्टार्ट कर दी है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख लीजिए। उसमें भी एमसीक्यूज़ हैं इन्वायरमेंट के। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं उसके भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल किसके उल्लंघन पर लागू होता है। धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय मॉडल है वो किसके उल्लंघन पर लागू होता है। फर्स्ट है, राज्य द्वारा धार्मिक गतिविधियों का समर्थन या सुविधा प्रदान करना, या फिर राज्य का धार्मिक सुधारों में भाग लेना। तो धार्मिक निरपेक्षता का उल्लंघन कब होगा, पूछ रहा है। सही कौन सा है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और ना ही दो। फर्स्ट देखें, राज्य द्वारा धार्मिक गतिविधियों का समर्थन या सुविधा प्रदान करना उल्लंघन होगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल पर देखें तो हज तीर्थ यात्रा के लिए सरकार क्या करती है, सुविधा देती है, तो ये क्या हो जाएगा। वैसे तो ये सही है, पर इसमें पूछा है उल्लंघन पर लागू होता है। ठीक है, अब राज्य का धार्मिक सुधारों में भाग लेना, ये भी तो वैसे ये भी सही है, तो यहाँ पर दोनों उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सही है, और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन उल्लंघन कर रहा है, तो यहाँ पर उल्लंघन तो किसी का नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डी, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, राज्य का धार्मिक सुधार में एग्जाम्पल देखें, जैसे कि 3 तलाक। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। अब इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा देख लेते हैं। हज तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रदान करना या मंदिर मस्जिद में श्राइन प्रबंधन बोर्डों का प्रबंधन करना धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट का एग्जाम्पल। सेकंड का देखेंगे कि 3 तलाक के मामले में अस्पृश्यता या पर प्रतिबंध या राज्य का हस्तक्षेप स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज्य जरूरत पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहेगा। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म और राज्य के कठोर पृथक्करण की मांग नहीं करता है। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पर क्या कर सकते हैं, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड, समाज में स्वतंत्रता की धारणा का तात्पर्य है। समाज में स्वतंत्रता की धारणा का तात्पर्य है, फर्स्ट है, बाहरी बाधाओं का अभाव, परिस्थितियां जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। थर्ड है, सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। तो इनमें से समाज में स्वतंत्रता की धारणा का विस्तार का तात्पर्य क्या होता है, बाहरी बाधा का अभाव होना। ठीक है, यानी स्वतंत्र होना बाहरी बाधाओं से, ये सही है। सेकंड है, परिस्थितियां जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, थर्ड है, सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके की बंदिश हो जाएगी। अगर सभी निर्णय सामूहिक रूप से लेंगे तो एक तरीके की क्या हो जाती है, बंदिश हो जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि बी। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। स्वतंत्रता के दोनों पहलू क्या है, बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति के साथ साथ परिस्थितियों का अस्तित्व जिसमें लोग अपनी प्रतिभा विकसित कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सभी सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक बाधाओं के साथ अपनी क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाएगा। स्वतंत्र होने के लिए एक व्यक्ति को सामूहिक निर्णय लेने के समर्थन के साथ व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे पर हावी ना हो। ठीक है, तो सामूहिक निर्णय लेना जरूरी नहीं है, इसमें व्यक्तिगत निर्णय भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। सेकंड है, 44वें संवैधानिक संशोधन ने उद्देशिका में 3 नए शब्द नामता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए हैं। थर्ड है, उद्देशिका विधायिका की शक्ति का स्रोत है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, बताना है आपको। बात करें फर्स्ट की, भारतीय संविधान की उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। 44वें संवैधानिक संशोधन ने उद्देशिका में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े हैं, ये गलत है, क्योंकि 42वां है, यहाँ पर 44 नहीं होगा। ठीक है, उद्देशिका विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, केवल एक। पूछ रहा था कौन सा कथन सही है, तो फर्स्ट केवल सही है, बाकी सभी ये दोनों गलत है। इस व्याख्या देख लेंगे इसकी। भारतीय संविधान की उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, और उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया, जिसके द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। उद्देशिका न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत होता है और न ही विधायिका की शक्तियों को रोक सकता है। ठीक है, न तो उनकी शक्तियों का स्रोत होता है और न ही उनकी शक्तियों को रोक सकता है उद्देशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बेरोजगारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि
प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? फर्स्ट है। सेकंड है, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के निर्णय को निरस्त कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट देखेंगे, बेरुवारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड है, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के निर्णय को निरस्त कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत है। तो पूछ रहा है ये कथन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 2 दोनों सही नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। बेरुवारी संघ मामला कब हुआ था? 1960 में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के सामान्य उद्देश्यों को दर्शाती है और इस प्रकार यह संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। इसके अलावा जहां किसी अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट है, प्रस्तावना के महत्व की इस मान्यता के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह राय दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा था? इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो क्या हो गया था? ये गलत हो गया था। सेकंड देखेंगे, केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के निर्णय को निरस्त कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। यह देखा गया कि प्रस्तावना का अत्यधिक महत्व है और संविधान को प्रस्तावना में एक व्यक्त महान दृष्टिकोण के आलोक में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। तो उसमें क्या कहा गया था? प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। ठीक है, पहले के निर्णय को निरस्त कर दिया गया था, इसके बाद कहा गया था कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का हिस्सा है, केशवानंद भारती मामले में। इसमें क्या बोल रहा था? केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय को निरस्त कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत। तो 1 और 2 दोनों सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया। सेकंड है, यह न्यायोचित है और इसके प्रावधान कानून के द्वारा लागू करने योग्य है। ठीक है, फर्स्ट है कि उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया। सेकंड है, यह न्यायोचित है और इसके प्रावधान कानून के द्वारा लागू करने योग्य है। कौन सा कथन सही है? 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया, बिल्कुल सही है, 42वां संशोधन जो कि है। सेकंड है, यह न्यायोचित है और इसके प्रावधान ना कानून के द्वारा लागू करने योग्य है, ये गलत है क्योंकि यह गैर न्यायोचित है, यानी नॉन जस्टिफाइड है और इसके प्रावधान कानून के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है किए जा सकते हैं जबकि नहीं किए जा सकते हैं। यह गैर न्यायोचित है और इसका कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता इसके प्रावधान को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। ठीक है, क्वेश्चन की व्याख्या देखेंगे। उद्देशिका में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, यह भारतीय संविधान का हिस्सा है। उद्देशिका क्या है? भारतीय संविधान का हिस्सा है, जो लोगों से संविधान अपने अधिकार प्राप्त करता है। जो भारत के लोगों से संविधान अपने अधिकार प्राप्त करता है। उद्देशिका क्या है? ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही शक्तियों को रोक सकता है। यह गैर न्यायोचित है और इसके प्रावधान कानून के द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।